स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। संदेश खली में हुए वॉयलेंस को ज़्यादा दिन नहीं बीते हुए हैं और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से निकलता है दैट एक्चुअली दो गुटों के बीच में जो झड़प हुई या एक प्रकार से कहा जाए दो समुदायों के बीच में जो झड़प हुई संदेश खली में बंगाल के 24 परगना जिले में, ये एक सवाल को जन्म देता है कि बंगाल के मुस्लिम्स का ओरिजिन कहाँ से है, बंगाल में मुस्लिम आबादी आती कब से है और क्या ये इंडिया में इस्लामाइजेशन या इस्लाम के एडवेंट से जुड़ी कोई कहानी है या इसका प्रोसेस मिडीवल या एंशिएंट इंडिया से भी चला जा रहा है। दिस इज़ एक्चुअली अ हिस्टोरिकल प्रोसेस जिसको समझना और समझने से ज़्यादा इस हिस्टोरिकल प्रोसेस को ध्यान देना भी ज़रूरी है। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था जहाँ पर अन्य माध्यमों की तरह कि कोई बंगाल में मुस्लिम शासक आए और फिर उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू किया। इतनी आसान स्टोरी नहीं है, स्टोरी में बहुत ट्विस्ट्स एंड टर्न है और पैराडॉक्स भी हैं, बिकॉज बंगाल एंशिएंट टाइम पीरियड से और मिडीवल टाइम पीरियड में भी बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग रहा है। हिंदुइज़्म में वो शक्ति कल्ट का अंग रहा है जहाँ पर शक्ति वर्शिप बहुत ज़्यादा हुई करती, और साथ ही साथ पाल शासकों के समय में जो लेटर पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया में आते हैं 8th सेंचुरी 7th 8th सेंचुरी के आसपास, पाल शासकों ने वहाँ पर बुद्धिज़्म की कल्पना की या बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने की कोशिश की। तो सवाल ये आता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम क्या मिडीवल इंडिया में आप बंगाल में मुस्लिम्स को देख रहे हैं या बंगाल के मुस्लिम्स, एक जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान प्रोविंस या पाकिस्तान जब बन रहा था तो बंगाल के मुस्लिम्स उनसे अलग क्यों हुए? क्या वो जो इस्लाम प्रैक्टिस करते थे वो पाकिस्तान में मुस्लिम्स इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते थे, या क्या कल्चरल डिफरेंस था? ये सारी क्वेश्चंस शायद इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगी, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चरल एंड रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ वन कम्युनिटी इन बंगाल। तो आइए, मैं हूँ आशीष और आज देखते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ इस्लामाइजेशन एंड कन्वर्जेंस इन बंगाल। एंड एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि स्टोरी जो है एकदम सिंपल नहीं है, थोड़ी सी अलग है। नाउ शुरुआत करेंगे फ्रॉम अर्ली मिडीवल इंडिया, जब बंगाल में सेना शासकों का रूल हुआ करता था। पाल्स के बाद, पाल शासकों के बाद, जैसे धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, ये कुछ पाल शासक होते थे जो बंगाल के प्रोविंस में राज्य किया करते थे। और जब मैं बंगाल कह रहा हूँ, व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड बंगाल, आई एम यूजिंग अ ज्योग्राफी एंड आई एम पुटिंग अप अ ज्योग्राफी जो आज के प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और आसाम को भी मिलाकर बनाता है। सो वो बंगाल जो है वो काफ़ी विस्तृत बंगाल है, आज का बंगाल नहीं है, इनफैक्ट अ बिगर पार्ट ऑफ इट। सो अगर मैं आपको लेटर एंशिएंट टाइम पीरियड से ले चलूँ, सो वहाँ पर पाल शासकों का रूल हुआ करता था 7th 8th सेंचुरी में, और उसके बाद 11th 12th सेंचुरी में वहाँ पर सेना शासकों का रूल हुआ करता था, सेनास। नाउ सेनास और पाल्स में एक डिफरेंस ये था कि पाल्स बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस किया करते थे और सेना हिंदुइज़्म को। पाल्स इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने बिहार के आज प्रेजेंट डे भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उसी तरीके से बिहार में जो उस समय बंगाल का पार्ट हुआ करता था, गुप्ताओं ने नालंदा की भी स्थापना की। ना गौर करने की बात यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कुमारगुप्त ने स्थापित की और अराउंड 5th सेंचुरी AD, एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो पाल ने स्थापित की, इन बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज प्रोपोगेटेड बुद्धिज़्म। तो बंगाल में बुद्धिज़्म चल रहा था। इनफैक्ट बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने बंगाल से इवन अशोक अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्र को ताम्रलिप्ति से भेज रहे थे। फ्रॉम ताम्रलिप्ति पोर्ट जो बंगाल में है, वहाँ से वो उन्हें श्रीलंका भेज रहे थे। सो एक ज़माने से बंगाल बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का एक गढ़ रहा है, एक बहुत ही समृद्ध देश रहा है। सो सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हो रहा था मिडीवल इंडिया में, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी। और मैंने आपको कहा कि इसमें पैराडॉक्स भी है। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बट विथ क्लिफ हैंगर्स। सो स्टोरी ये है कि जब सेना शासकों का रूल आया बंगाल में, तो ढाका में भी उनका रूल हुआ करता था जो आज का बांग्लादेश है। ढाका में उन्होंने ढाकेश्वरी जैसे टेम्पल्स बनाए। मैं आपको कुछ टेम्पल्स भी दिखाऊंगा जो सेना शासकों ने बनाया। लेकिन जो आखिरी सेना शासक थे लक्ष्मण सेन, उन पर खिलजियों का अटैक होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम 13th सेंचुरी में जैसे ही 1204 शुरू होता है,
जैसे ही इंडिया में दिल्ली सल्तनत का आगमन होता है, भारत में दिल्ली सल्तनत आती है, मोहम्मद घोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं इन 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, उसी साथ बंगाल की तरफ भी बहुत सारे टर्किश इन्वेडर्स कूच करते हैं। बंगाल की तरफ बहुत सारे टर्किश इन्वेडर्स इन्वेड करने के लिए चलते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है बख्तियार खिलजी का, कि बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेना की बंगाल में, लक्ष्मण सेना के एरिया में इन्वेजन की, नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी जैसे मॉनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय किया और साथ ही साथ सेना वंश का या सेना डायनेस्टी का एंड किया। तो बात यह हो जाएगी सिंपल 2+2=4 कि बख्तियार खिलजी आते हैं और उसके बाद हिंदू डायनेस्टी हो या बुद्धिस्ट डायनेस्टी हो बंगाल में वो ख़त्म होती है और उसके बाद वहाँ के लोग जो हैं मुस्लिम कन्वर्जन्स में लग जाते हैं या शायद हो सकता है कि प्रोसेल्टाइजिंग मिशन में भी लग जाएं, कन्वर्जन की तैयारी में लग जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ट्विस्ट है, पैराडॉक्स है, ऐसा नहीं था। बंगाल की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। देखिए पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है, आयरनी ये है और क्वेश्चन मार्क भी है आप सबके सामने कि जो सबसे पहले मुस्लिम वहां पे जो पॉपुलेशन की गिनती होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये बताया जा रहा है कि वहां पर मुस्लिम्स रह रहे हैं, बंगाल में मुस्लिम्स रह रहे हैं, वो 1630 में दो एरियाज में बताया जाता है, नोआखली और रंगपुर। ये दोनों अब बांग्लादेश में हैं, बट 1630 में जाकर 1630 में जाकर सबसे पहले सेंसस में आता है कि बंगाल में कोई मुस्लिम भी रह रहे हैं सबसे पहले। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब से बख्तियार खिलजी मान लीजिए उन्होंने अटैक किया है, दिस वाज द अटैक ऑफ 1204, 1204 से अटैक हो रहा था, 1204 से अटैक हो रहा था, लेट मी यूज अ बिट ऑफ अनदर इंक। तो 1204 से अगर अटैक हो रहा है बख्तियार खिलजी का, तो इतना समय कैसे लग रहा है इन ऑर्डर टू हैव द नेम ऑफ फर्स्ट मुस्लिम कल्टिवेटर्स, और वो भी किसानों का नाम दर्ज किया गया है। गौर करने की बात यह है कि 1630 में जो शासन चल रहा था वो मुगलों का था। मुगल्स हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन इंडिया, राइट? सो 1630 में अगर मुगल्स आकर, और मुगल्स के भी शासन आए हुए करीबन आप समझ सकते हैं कि 60-70 साल बीत चुके होंगे। फ्रॉम 1526 बाबर अराइव्स इन इंडिया। अगर मैं 1526 को भी एंट्री पॉइंट ना मानूं, अगर मैं अकबर को ही एंट्री पॉइंट मानता हूं, तो 1556 से भी अगर मैं मानता हूं जब से अकबर का शासन शुरू होता है, फिर भी मुगल्स के आए हुए बहुत सारे समय हो चुके थे, 50 साल से ज़्यादा हो चुका था, और फिर भी बंगाल में सबसे पहले मुस्लिम कल्टिवेटर्स का नाम 1630 में आकर मिलता है। तो इतना समय कहाँ लगा कि वहाँ पर कोई मुस्लिम कल्टिवेटर नहीं थे? ये हमारा सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि ऐसा क्यों हो रहा था। बहुत लोगों का जवाब ये भी हो सकता है कि सर हो सकता है कि वहाँ पर सेंसस नहीं हुआ हो, ठीक है? तो आप निश्चित तौर पर कैसे कह सकते हैं कि 1630 में ही सबसे पहले मुसलमान वहाँ पर मिलते हैं, और वो भी कल्टिवेटर क्लास के मुसलमान मिलते हैं, जबकि रूलर्स जो थे वो मुस्लिम शासक हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल बंगाल और बिहार को शेरशाह सूरी ने अपना कैपिटल बना रखा था, ससाराम से वो रूल किया करते थे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि शासक जो हैं वो अफगान्स हैं, वो लोदीज हैं, वो खिलजीज हैं, और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रजा हैं, वो पूरे के पूरे हिंदूज हैं। लेकिन अमूमन ऐसा हो रहा था। शासक जो थे वो मुसलमान थे या खिलजीज थे, या मुसलमान में भी दिस वर्ड इज़ वेरी, अगर मैं कहूँ जेनेरिक शब्द है, ये एथनिसिटीज़ को नहीं बताता है, ये धर्म को बताता है। लेकिन धर्म में भी अगर आप ऐसे वर्ड यूज़ करें जैसे खिलजीज हैं, तो वो एथनिसिटी बताते हैं, वो बताते हैं कि उस व्यक्ति का, उस वंशज का ओरिजिन कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल मुगलों का ओरिजिन फरगाना से है, तो ये हमें पता है बिकॉज वो तिमुरीद और चंगेज़ खान की डायनेस्टीज से आते हैं, तिमूर की डायनेस्टी और चंगेज़ खान की डायनेस्टी से आते हैं, तो हमें पता है कि उनका ओरिजिन कहाँ से है। उसी तरीके से खिलजियों का नाम लेना ज़रूरी है, उसी तरीके से टर्क्स का नाम लेना ज़रूरी है। केवल मुसलमान कहने से ये काम जो है काफ़ी जेनरिक हो जाता है, ये नाम जेनरिक हो जाता है, एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड प्रोसेसेस।
भारत में और भी बहुत जगहों पर और भी बहुत फ्रॉम 7th-8th सेंचुरी मुस्लिम वंशज के लोग रहा करते थे। सबसे पहला मॉस्क इंडिया में जो है वो मालाबार के क्षेत्र में बन रहा है, केरला के क्षेत्र में बन रहा है, जो अरब ट्रेडर्स आया करते थे। सो वी यूज द वर्ड अरब्स, वी यूज द वर्ड टर्क्स, वी यूज द वर्ड खिलजीज, Tughlaqs, Lodhis, Afghans and Mughals rather than calling in a simple way Muslims. Because historical processes आप इस सब चीज़ों से या इन सब नामों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। So सवाल ये उठता है जो मैंने आपको बताया कि पैराडॉक्स क्यों है, राइट? With this we move ahead और सवाल का जवाब जो है आगे की स्लाइड्स में है। But before I even go there, this is one of the examples of the सेना टाइम पीरियड्स आर्किटेक्चर। तो सेना डायनेस्टी या सेना और साथ ही साथ पाल्स डायनेस्टी जो है टेराकोटा आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे कि वो स्लोप्ड रूफ बनाते थे और साथ ही साथ टेराकोटा आर्किटेक्चर्स या ब्रिक मेड सॉफ्ट ब्रिक मेड आर्किटेक्चर्स के लिए वो जाने जाते थे। बंगाल में ये थैच्ड रूफ या स्लोपिंग रूफ आर्किटेक्चर के लिए वो फेमस थे। ढाकेश्वरी टेम्पल सेना ने ढाका में बनाया था, उस जमाने में ढाकेश्वरी के नाम से फेमस था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने आपको बताया कि हम आगे की बात करते हैं कि मुगल्स के टाइम पीरियड पर 1630 में सबसे पहले कैसे आते हैं हमारे मुगल शासक या इवन मुस्लिम्स आउट देयर। अगर इस पे ध्यान दिया जाए, सबसे पहला अकबर का कॉन्क्वेस्ट बंगाल की तरफ एक्चुअली हो रहा था 1574 के बाद। उससे पहले अकबर बंगाल की तरफ ध्यान नहीं देते थे। व्हाई? बिकॉज मुगलों का बंगाल से कुछ अटपटा नाता था, कुछ अजीब नाता था। इस वजह से बिकॉज बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ अफगान पावर। इंडिया में 2 अफगान पावर सेंटर्स हुआ करते थे जो अफगानी मुसलमान जो हैं प्रैक्टिस करते थे। एक था पंजाब और दूसरा था बंगाल। इन दोनों क्षेत्र से अफगान्स, लोधीज जो दिल्ली सल्तनत के बाद इंडिया में काबिज हो रहे थे, उन्होंने अपना ये पावर सेंटर बना रखा था, लेकिन लोगों को नीचे कन्वर्ट वो नहीं कर पा रहे थे। पंजाब इनफैक्ट सीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द बर्थ ऑफ सिखिज्म। तो 15th सेंचुरी के आसपास सिखिज्म जो है वो जन्म लेता है। गुरु नानक का 1400 से लेके 1500 के बीच में सिखिज्म की नींव रखते हैं पंजाब में। सो पंजाब जहाँ पर अफगान्स हुआ करते थे तब भी सिखिज्म जन्म ले रही थी, और बंगाल में जहाँ पर अफगान्स हुआ करते थे वहाँ पर मुगल्स जाना पसंद नहीं करते थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि शेरशाह सूरी ने मुगल्स के सेकेंड रूलर को बंगाल में लाकर ही लगभग कहे तो मारने की तैयारी कर ली थी। बैटल ऑफ कन्नौज में और चौसा में, दोनों बैटल्स में हुमायूं मरते मरते बचे थे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने उन्हें काफ़ी ल्योर किया था कि वो इंटीरियर बंगाल में आकर उनसे फाइट करें, और फाइट करने के बाद क्या होता, शायद हिस्ट्री बदल जाती या मुगल्स का नाम हम और आप नहीं पढ़ते, शायद शेरशाह सूरी डायनेस्टी का नाम पढ़ते। लेकिन जाहिर सी बात है, और थोड़ा सा रिकैप सिंपल वे में कर दूं, सो 1526 से फ्रॉम 1526 ऑनवर्ड 30 तक बाबर रहते हैं। उसके बाद 1530 से लेके 40 तक हुमायूं जो हैं इंडिया में रूल कर रहे थे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 40 में ही उन्हें चैलेंज मिलने लगा, और आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज 40 से लेकर 55 तक 1555 तक हुमायूं पूरे इंडिया से बाहर रहते हैं। वो ईरान में पनाह मांगते हैं, ठीक है, ईरान के सैफेविड डायनेस्टी से वो पनाह मांगते हैं। इनफैक्ट हुमायूं अपना धर्म भी चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम सुन्नी टू शिया बन जाते हैं वो। तो हुमायूं को खदेड़ने का काम, हुमायूं को इंडिया से बाहर करने का काम शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी एक अफगान मुसलमान थे, और पंजाब में उनके फादर रहा करते थे। वो खुद उन्होंने बिहार को अपना एरिया बनाया हुआ था, तो फिर भी वो ससाराम से रूल कर रहे थे। वहाँ पर उनका मौजूलम भी है, और फिर बाद में वो दिल्ली आते हैं जब वो हुमायूं को यहाँ से भगा देते हैं। सो 40 से लेके 45 तक ही इज़ आउट देयर, एंड उसके बाद उनके वंशज जो हैं 55 तक शासन चलाते हैं। सो आप कह सकते हैं कि बीच में मुगलों की डायनेस्टी को तोड़ने का काम या बीच में एक ब्रेक देने का काम अफगान शेरशाह सूरी डायनेस्टी ने किया। सो 55 तक 1555 तक मुगल्स वापस इंडिया में नहीं आ पाते हैं। हुमायूं कम्स बैक, 1 साल तक वो रहते हैं, उसके बाद उनकी इंतकाल होती है।
आफ्टर दैट अकबर कम्स अगेन। अकबर जब आते हैं 1556 से वो रूल करना शुरू कर रहे हैं और 1556 से 74 तक वो ध्यान नहीं देते हैं बंगाल की तरफ। यहां तक कि शेरशाह सूरी की डायनेस्टीज अफगानीज जो थे, जो उनके नीचे दूसरे जो अफगानीज रह रहे थे, उनको बंगाल छोड़ दिया गया था, दे दिया गया था। 1574 के बाद अकबर बंगाल की तरफ रुख करते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट। सो 1574 के बाद वो बंगाल की तरफ जाना पसंद कर रहे थे एंड आफ्टर दैट मुगल्स कंसिडर्ड प्रोसेल्टाइजिंग द लोकल मुस्लिम्स आउट देयर। इसके बाद मुगल्स ने वहां पर लोकल मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना या लोकल ट्राइबल्स को कन्वर्ट करना शुरू किया, लेकिन फिर भी उनसे वो एक हाथ की दूरी बनाकर रखना चाहते थे। बात यह है कि मुगल्स अपने आप को अशरफी मुस्लिम समझते थे, अशरफ्स, यानी कि वो मुस्लिम्स जो ईरान या मिडिल ईस्ट या टर्क्स या मान लीजिए फ्रॉम द एरियाज ऑफ होली प्लेसेस ऑफ इस्लाम वो आ रहे हैं। सो चाहे वो टर्किश मुस्लिम्स हो, ईरानी मुस्लिम्स हो, अफगानी मुस्लिम्स हो। अफगानी को भी वो उतना नज़दीक नहीं समझते थे, लेकिन अशरफी मुस्लिम्स जो हैं वो अपने आप को काफ़ी हायर क्लास मुस्लिम समझते थे। मुगलों का ये मानना था कि बंगाली मुसलमान जो होंगे या जो कन्वर्ट होकर वहाँ पर रह रहे हैं वो हमारे लायक नहीं है, वो अशरफी नहीं है, वो नॉन अशरफी मुस्लिम्स हैं। इसीलिए उनका ज़्यादा ध्यान बंगाल के लोगों को कन्वर्ट करने में कभी गया ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे मुगल्स किताबों में, फॉर एग्जाम्पल मुगल्स के एक गवर्नर हुआ करते थे इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जब बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने अपने नोटिंग्स में ये दर्ज किया है कि वो बंगाल से किसी भी व्यक्ति को, पर्टिकुलरली मुस्लिम व्यक्ति को, सेना या लश्कर में शामिल नहीं करना चाहते थे। ये बड़ी ही अटपटी बात है। वो ये कहते थे कि जो मुस्लिम्स पर्टिकुलरली कल्टीवेटर क्लास चावल और मछली खाना जानता है वो शायद भाला उठाना नहीं जानता होगा। दिस वॉज कंसिडर्ड एज एन एफिमिनेट ट्रेट। चावल खाना नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन का, पंजाब के ट्रेडिशन का या दिल्ली के ट्रेडिशन का पार्ट नहीं हुआ करता था और ना ही ये फरगाना के ट्रेडिशंस का पार्ट हुआ करता था। वो सख्त अनाज खाने के आदी हुआ करते थे, जैसे रोटी एक्सेट्रा। तो इस्लाम शाह कहते हैं कि हम ऐसे मुस्लिमों को अपने लश्कर में नहीं रखना पसंद करेंगे जो चावल और मछली के ऊपर निर्भर रहते हों और जिन्होंने ज़िंदगी भर कुदाल या सिकल चलाया हो, जो कि धान काटने में यूज़ किया जाता है, चावल काटने में यूज़ किया जाता है। वो एक तरीके से बंगाल के मुस्लिमों को नीचा दिखा रहे थे और उन्हें स्टेट स्ट्रक्चर से दूर रख रहे थे। ये बात बड़ी सोचने की है कि स्टेट स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर मुगल्स में हिंदूज हुआ करते थे, पर्टिकुलरली राजपूत हुआ करते थे, जाट्स हुआ करते थे, जो मुगल पर्टिकुलरली अकबर के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे, जैसे मान सिंह हो और उसके बाद में जय सिंह हो। बट बंगाली मुसलमान को इसके लायक भी नहीं समझा गया था कि वो एक सोल्जर का भी काम कर सके मुगल लश्कर में। सो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, ये हिस्टोरिकली रिकॉर्ड किया गया कि क्यों मुगल्स बंगाली मुसलमानों से दूर रहना चाहते थे या उन्हें एक वन हैंड अप्रोच रखना चाहते थे। तो बात यह आ रही है कि अब कन्वर्जन शुरू हो रहे हैं, लेकिन वहां के लोकल लोगों को अगर कन्वर्ट भी किया जा रहा है तो उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। ठीक है, इसका रीजन भी क्या है? दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड कि व्हाई मुगल्स इग्नोर्ड बंगाल फर्स्ट एंड देन द बंगाली मुस्लिम्स लेटर। बाद में बात आती है अबाउट मुगल्स एंड बंगाल की, कि कुछ तो करार था मुगल्स और बंगाल्स के बीच में, जहां पर आप सबसे पहले मुस्लिमों को देखना शुरू करते हैं बंगाल में। और जैसे कि मैंने आपको कहा, प्लीज पे अटेंशन ज्योग्राफी पे, कि अब जब मैं बंगाल बार कर रहा हूं तो बंगाल का मतलब यह है कि आज का असम, आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज की उड़ीसा और बिहार, ये सारे रीजन को मिलाकर मैं बंगाल कह रहा हूं। तो बंगाल वॉज ऑलवेज अवे फ्रॉम मुगल्स बिकॉज ऑफ अफगान्स, ये चीज हम लोग ने देखी। और मुगल्स वॉन्टेड टू इम्पोज अशरफी लीनिएज इन बंगाल, ये भी हम लोगों ने देखा। लोकल पॉपुलेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए वो अशरफी लोगों को लाना चाहते थे, यानी कि लोकल पॉपुलेशन को वो कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। ये सबसे अलग नजरिया था मुगल्स का।
वो चाहते नहीं थे कि बंगाल में रहने वाले हिंदूज जो हैं वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर वहाँ के ट्राइबल्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर से अशरफी मुस्लिम आएंगे, नॉर्थ इंडिया से अशरफी मुस्लिम्स आएंगे और वो वहाँ पर रहेंगे। लेकिन वहाँ के लोकल पॉपुलेशन इस लायक नहीं समझे जाते थे कि वो मुस्लिमों में कन्वर्ट किए जाए। देन व्हाट वाज अकबर्स वर्ड? एक वाकिया है अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में। अबुल फजल वाज वन ऑफ द कोर्टियर ऑफ अकबर और उन्होंने किताब लिखी अकबरनामा, आईने अकबरी उसका पार्ट है। अकबर के बहुत सारे डिसीजंस को अबुल फजल बताते हैं और अकबर की जीवनी भी बताते हैं उस किताब में। आईने अकबरी और अकबरनामा का बहुत बार ट्रांसलेशन हो चुका है, बहुत बार मैन्युस्क्रिप्ट्स भी दी जा चुकी हैं। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी आ चुका है। अबुल फजल, बदायूनी, खाने खाना, ये सारे कोर्टियर्स हुआ करते थे अकबर के और इनके ऊपर इन्होंने जो किताबें लिखी एक्सेट्रा, इनके ऊपर यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। सो एक्चुअली अकबर एक अपनी जबान दे रहे थे टू द मुगल्स, मुगल्स के तरफ से बंगाल की पॉपुलेशन को। वो जबान क्या था? वो जबान पता चलती है एक पेज में विच इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट बिटवीन शिकदार ऑफ नारायणगढ़ एंड द मुगल्स। सो शिकदार एक हुआ करते थे नारायणगढ़ के और उनके पास एक केस आया। शिकदार का मतलब जज हुआ करता था, फौजदार शिकदार, दे वर द लोकल ऑफिसर्स इन द मुगल कोर्ट, या प्रोविंसेस में फौजदार, शिकदार, तालुकदार ये सब काम करते थे। तो शिकदार का काम जजमेंट का हुआ करता था या जजेस जजमेंट देने का काम हुआ करता था, सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में। तो शिकदार साहब ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ा और उस मुस्लिम व्यक्ति का जुर्म ये था कि उन्होंने एक हिंदू गांव में जाकर, नारायणगढ़ के वहाँ पर जाकर एक मोर को, एक पिकॉक को उन्होंने पकड़कर मार दिया और फिर खा भी लिया। शिकदार के पास ये केस पहुंचा, उस व्यक्ति को एप्रीहेंड किया गया, अरेस्ट किया गया और उस व्यक्ति को खड़ा कर कर शिकदार उससे कुछ बात कर रहे थे जो अबुल फजल नोट करते हैं। शिकदार उनको कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं कि एक तो आपने सबसे बड़ा खराब काम किया है कि आपने एक हिंदू विलेज में जाकर एक पीकॉक को मारा है, एक मोर को मारा है, जबकि आप जानते हैं कि मोर और गाय हिंदुओं के लिए बहुत मान्य है, ये उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूजी जाती। तो एक तो पहला काम आपने ये किया कि वहां के लोकल रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया। नंबर 2, वो कह रहे थे कि आपने अकबर की जबान को खत्म कर दिया बंगाल में। सो व्हाट वाज अकबर्स जबान एंड वर्ड? अकबर, अकॉर्डिंग टू शिकदार साहब, अकबर ये जबान दे रहे थे कि वो बंगाल में जब कैप्चर करेंगे 1574 के बाद, तो वो वहां की लोकल पॉपुलेशन को कन्वर्ट नहीं करेंगे या लोकल पॉपुलेशन में इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। दिस वॉज अनलाइक अकबर्स कॉन्क्वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे बाद में शाहजहां हो या औरंगजेब हो, ऐसा कोई भी मुगल शासक अपनी जबान नहीं देता था किसी कि अगर मैं ये एरिया एनेक्स कर रहा हूं तो वहां के लोकल पॉपुलेशन को कन्वर्ट करूं या ना करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजपूताना एरियाज में भी वो वॉर करते थे, फॉर एग्जाम्पल मेवाड़ से मुगलों की बहुत ही घमासान युद्ध हो रही थी और बहुत ही एक प्रकार से राजपूताना में अमॉन्ग द ऑल द राजपूताना स्टेट्स, मेवाड़ हमेशा मुगलों के खिलाफ रहा। मारवाड़, जोधपुर या अंबर या कछवाहा राजपूत जो थे वो मुगलों के साथ मिल गए। जो जयपुर के राजपूत थे, जोधपुर के राजपूत थे, कछवाहा के राजपूत थे, वो मिल गए। लेकिन जो मेवाड़ के राजपूत थे, यानी कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यहाँ के जो राजपूत थे, जो राणा सांगा के और उसके बाद में महाराणा प्रताप के वंशज हुए, वो हमेशा मुगलों के खिलाफ लड़े। वहां तक भी कन्वर्जन्स हो रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि राजपूताना में कन्वर्जन्स नहीं हुए, वहां पर भी कन्वर्जन्स हो रहे थे। लेकिन अकबर ने ये वर्ड बंगाल में क्यों दी, जो शिकदार कह रहे हैं? सो शिकदार कह रहे हैं कि अकबर ने ये वर्ड दी है, अकबर ने ये अपनी जबान दी है कि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के रिलीजन के साथ और वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के धार्मिक संवेदनाओं को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। और आपने लगभग वही किया है
और अकबर के ज़बान को आपने झूठा करार दिया, इसलिए आपको सजाए मौत या और भी बहुत सारे दफ़ाएं उस पर लगाई गई। एंड दिस वॉज रिकॉर्डेड इन अबुल फजल्स आईने अकबरी। ऐसा हो क्यों रहा था? कि क्या अकबर नहीं चाहते थे कि वहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया जाए? एक कारण मैंने आपको बताया कि शिकदार की ये कहानी, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि मुगल्स अच्छा नहीं मानते थे वहाँ के लोकल बंगाली पॉपुलेशन को कि वो इवन आर्मी में भी रह पाए। तो इन सब के साथ होते होते हमें पता चलता है कि इवन मुगल्स वर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग द पीपल ऑफ बंगाल। सो बंगाल की थोड़ी पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है कि बंगाल में ऐसा हो क्या रहा था। बिफोर आई इवन कम टू पॉलिटिक्स, आई वुड लाइक टू से यू अबाउट योर हिस्ट्री एज वेल एज योर पॉलिटी, योर ज्योग्राफी। आप सब लोग बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर लुकिंग फॉरवर्ड to give UPSC examinations, particularly prelims, mains and interview. बट होता क्या है दोस्तों कि आप ज़्यादातर प्रीलिम्स की तैयारी करते रह जाते हैं, 7, 8, 9, 10 महीने प्रीलिम्स के लिए लगाते हैं, प्रीलिम्स हो भी जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, मेंस की तैयारी के लिए आपको पता चलता है कि जो तैयारी मैंने प्रीलिम्स के लिए की थी शायद उस तरीके से मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, राइट? आप प्रोसेस रिपीट करते हैं, आप दूसरा साल वापस रिपीट करते हैं, आप एक अटेम्प्ट और देते हैं। इस अटेम्प्ट को बचाइए, इस मेहनत को बचाइए। कोशिश करिए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कॉम्पोजिट एक साथ तैयारी की जाए। P2I बैचेस are a step towards the composite preparation so that you save your precious time, efforts and attempts. अटेम्प्ट्स को सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट आपको दूसरा तब देना चाहिए जब आपको रैंक इंप्रूव करना है। सो आइडिया इज कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लिस्ट में आए। दैट इज वाई द P2I कोर्सेज, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू विल बी टेकन अप टुगेदर। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी तो आप हमारे साथ ऑनलाइन मोड में करेंगे ही करेंगे, बट मेंस की तैयारी जैसे ही आपकी प्रीलिम्स क्लियर होती है, आप मेंस की तैयारी वापस हमारे साथ ऑफलाइन मोड में 4 महीने की रिगरस तैयारी करेंगे। इट विल बी कवर्ड इन एन ऑफलाइन सेक्शन। सो हमारे पास गुरुग्राम में हमारे सेंटर में आकर आप करेंगे एट नो एडेड कॉस्ट। सो योर लॉजिंग, बोर्डिंग, स्टेइंग एक्सेट्रा एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द सेम कॉस्ट, प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ऐश लाइफ। आप जब कोर्स लेने जा रहे हैं तो आप ये कोड यूज करेंगे। दिस इज द कूपन कोड विच विल बी आस्क्ड टू यू। आप चाहे P2I के कोर्सेज ले रहे हो या आप ऑप्शनल के कोर्सेज ले रहे हो, और इवन यू आर टेकिंग कोर्सेज जस्ट फॉर प्रीलिम्स और जुडिशरी के ले रहे हो, स्टडी IQ की सारी कोर्सेज में, सारे सेक्शंस में ये कोड अवेलेबल होगा। यूज दिस फैकल्टी कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो यूज दिस कोड, टेक द मैक्सिमम डिस्काउंट। द आइडिया इज टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन के साथ अफोर्डेबिलिटी भी मेंटेन रहे, राइट? आप अफोर्डेबल तरीके से आराम से दिल्ली आए बगैर पढ़ाई कर सके, और जब आपको दिल्ली आना है तो आप इंटरव्यू का टिकट अपने साथ में हाथ में लेके आए, मेंस का टिकट अपने साथ में हाथ में लेके आए, और फिर शिद्दत से अच्छे से तैयारी कर सके, राइट? सो डोंट मेक द मिस्टेक दैट एवरी अदर एस्पिरेंट मेक्स। डोंट रिपीट योर अटेम्प्ट्स अननेसेसरीली। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए, राइट? सो मोर अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आई विल कम टू द कोर्स. It is starting from 26th of Feb itself, right? So don't waste much time. Take admissions as soon as possible. Use the code ASHLIVE to get the maximum discount. आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि बंगाल की पॉलिटी और बंगाल की ज्योग्राफी को समझना इंपॉर्टेंट है, कि बार बार मैं बंगाल जो कह रहा हूं वो बंगाल है क्या। आप देख रहे हैं द मैप ऑफ यूनाइटेड बंगाल इन 1905। 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था, ये सब लोग जानते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ था एट द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। सो लॉर्ड नथाल कर्जन इसको डिवाइड कर रहे थे। ये जो वेस्टर्न साइड आप देख रहे हैं, जो ज़्यादातर पिंक में है और ग्रीन में है, इसको ऐसे डिवाइड किया गया कि यहाँ पर मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन रहे, जो कि पहले से रह रही थी, और जो ईस्टर्न पार्ट है, जो आप ब्लू में देख रहे हैं और वॉयलेट में देख रहे हैं, ये ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन के हाथ में रहे। टोटल पॉपुलेशन बंगाल का उस समय माना जाता था एट अराउंड 78 मिलियन। 78 मिलियन। ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस में शायद सबसे बड़ा पॉपुलेशन रखने वाली प्रोविंस बंगाल प्रोविंस हुआ करती थी,
और ब्रिटिशर्स ने हालांकि ये विभाजन कम्युनल लाइंस पे किया था, लेकिन उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, हम हिंदूज और मुस्लिम डायनेस्टीज या हिंदूज और मुस्लिम पॉपुलेशन में नहीं विभाजन कर रहे हैं, हम तो इसलिए विभाजन कर रहे हैं बिकॉज इतना बड़ा प्रांत है, इतना बड़ा प्रोविंस है, इसे हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, तो चलो इसको डिवाइड कर देते। इस समय भी बंगाल में आसाम आया करता था, तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल प्रोविंस कितना बड़ा था। तो आज का प्रेजेंट डे बंगाल आता था, बिहार आता था, उड़ीसा के पार्ट्स आते थे, और फिर उसके बाद आसाम आता था, सम पार्ट्स ऑफ इवन अरुणाचल, आसाम वैली, द प्रेजेंट होल डे ऑफ बांग्लादेश, तो पूरा का पूरा बांग्लादेश आता था, और इस प्रोविंस को उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो चलो ये समझ में आता है। आज का ये बंगाल है, दिस पार्ट, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये आज का बंगाल है। आप देख सकते हैं कि आज का हमारा वेस्ट बंगाल। सो डिस्ट्रिक्ट्स लाइक 24 परगना साउथ, 24 परगना, मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ तक कि ये कवर करता है टिल द एरिया ऑफ सिक्किम, तो नॉर्दर्न बेल्ट को भी कवर करता है। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि सिक्किम और दार्जिलिंग जहाँ पर बंगालीज रहते भी नहीं हैं, तो वो पार्ट बंगाल में क्यों है? वो पार्ट इसलिए है बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही वो पार्ट बंगाल में था, ठीक है। सिक्किम बाद में आता है इंडिया में, 1973 में आता है सिक्किम। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, दार्जिलिंग का, इनफैक्ट दार्जिलिंग में काफ़ी सेसेशन की भूमिका रहती है कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से अलग बहुत पहले से होना चाहता था, लेकिन दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया है और वो अभी भी साथ में है। बट एनीवेज, दिस इज आवर प्रेजेंट डे बंगाल और आवर वेस्ट बंगाल। और जैसे ही आप साइड में देखते हैं, ये है हमारा बांग्लादेश, हमारा मतलब हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के। यहाँ पर खुलना है, बारिसाल है, ढाका है, राजशाही है, मायमनसिंह है, सिलहेट डिवीजन है, और फिर चित्तगोंग है। यानी कि ये सटता है म्यांमार से और इवन इंडिया के त्रिपुरा से भी और इंडिया के मेघालय से भी। तो इतना बड़ा बांग्लादेश, तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ, तीनों तरफ से, ऊपर से मेघालय, असम, साइड से वेस्ट बंगाल, उस साइड से त्रिपुरा और म्यांमार। सो दिस मच बिग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, ये तीनों एरिया मिलाकर बंगाल बन रहे हैं। और यही आपको थोड़ा सा समझना है, और मुझे भी आपको ये समझाना है कि मुस्लिम्स आते कहाँ से हैं। बिकॉज 1905 में आपने अचानक देखा कि वेस्ट बंगाल में हिंदूज रह रहे हैं, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स रह रहे हैं। 1630 से मुगल्स वहाँ पर मुस्लिमों को लाना शुरू कर रहे हैं। तो अचानक ये बीच का टाइम कैसे आया कि इतने सारे मुस्लिम्स पॉपुलेशन जो है स्ट्रांगली वहाँ पर आ गए, जबकि वेस्ट बंगाल ही एरिया हुआ करता था। वेस्ट बंगाल वॉज द ओनली पॉपुलेटेड एरिया, ईस्ट बंगाल में कोई जाता भी नहीं था, राइट। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसके 3 कारण हैं। देयर आर 3 रीजंस फॉर दैट, ओके। लेट अस सी द फर्स्ट रीजन। जो सबसे पहला रीजन है वो है द रेनफॉल डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। जी हाँ, एंड दिस इज इंडीड अ ज्योग्राफिकल रीजन। बहुत ही अच्छा रीजन है ये तीनों रीजंस अपने आप में पॉलिटी के ही नहीं, ज्योग्राफी के रीजंस को भी बताते हैं। हाउ ज्योग्राफी शेप्स आर प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स एंड डेमोग्राफी। सो वेस्ट बंगाल में जो रेनफॉल होती है वो अमूमन ऑन एन एवरेज 50 इंचेस की होती है। लेकिन जैसे ही आप ईस्ट बंगाल जाएंगे और ईस्ट बंगाल डीपर डिविजन्स में जाएंगे, मतलब ईस्ट बंगाल आप शुरू कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो पुरुलिया में या बांकुरा में, वर्धमान में या नाडिया में, इन सब जगहों पर आप जाएंगे तो 50 इंच के आसपास की आपको रेनफॉल मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप और इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप ईस्टर्न साइड और जाना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द ईस्ट, सिलहेट में आते आते तक, सिलहेट, मायमनसिंह, राजशाही डिविजन्स, इन सब जगहों पर आते आते तक यहाँ पे रेनफॉल होती है 150 इंचेस की। इतना ज्यादा डिफरेंस है, ओके, इतना ज्यादा रेनफॉल कि यहाँ पर अराउंड 50 और बांग्लादेश में घुसते ही अराउंड 150। ज्यादा बारिश हो रही है तो आप बोलेंगे सर इससे क्या है? इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है, बहुत सिंपल ज्योग्राफिकल रीजन है कि आप समझिए, इफ दिस इज इंडिया, तो
इंडिया में जैसे ही साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स आते हैं, राइट, तो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स ऐसे एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो आते हैं। तो सबसे पहले केरला में बारिश होनी शुरू होती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये बारिश जो है मेघालय और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में एंटर करती है ऐसे। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो सबसे पहले बे ऑफ बंगाल से एंटर कर कर बांग्लादेश की तरफ से मेघालय के होते हुए फिर इंडिया जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बांग्लादेश में बारिश ज़्यादा होगी, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बारिश कम होगी कंपेयर टू बांग्लादेश। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। अब ये चीज समझने के बाद दूसरी चीज हमें सोचनी है कि इससे फर्क क्या पड़ जाएगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि वेजिटेशन ग्रोथ जो है, यानी कि जंगल झाड़ मैंग्रोव्स सबसे ज्यादा आपको ईस्ट बंगाल में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल से कहीं ज्यादा, बिकॉज वेस्ट बंगाल में रहने की पद्धति, रहने की संस्कृति एंशिएंट इंडिया से है। तो एंशिएंट इंडिया से वहां पर लोग रह रहे हैं, लेकिन ईस्ट बंगाल में ज्यादातर लोग नहीं रह रहे थे, चाहे वो मिडिवल इंडिया हो, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, इवन अर्ली मॉडर्न इंडिया हो, ईस्ट बंगाल में बहुत कम लोग रह रहे थे, बिकॉज वहां पर वेजिटेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा था। यू हैड थिक फॉरेस्ट ऑफ साल का बहुत घना जंगल, मैंग्रोव्स का बहुत घना जंगल हुआ करता था ईस्ट बंगाल के रीजन में। एंड दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हियर। ये पहला दो अंडरस्टैंडिंग है। तीसरा अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। गंगा वॉज शिफ्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट। जी हाँ, आज हम समझते हैं कि गंगा जो है वो सिर्फ हुगली तक जाकर नीचे चली जाती है, बट आप सब लोग, मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो आर वेरी वेल वर्स्ड यूपीएससी स्टूडेंट्स, और जब आप यूपीएससी पढ़ेंगे भी तो आपको ये बताया जाएगा कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज बांग्लादेश तक जाती है। सो गंगा की ट्रिब्यूटरीज में मेघना भी है, पद्मा भी है। पद्मा, मेघना, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर चैनल्स इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के सारे रिवर को एक साथ ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो मैंने आपके लिए रिवर चैनल ही लाया है सो दैट आप देख सकते हैं। होता यह है कि हम गंगा को देखते हैं एंटर करते हुए हुगली में, जहां पर एंट्री होती है उस जगह का नाम भी आदि गंगा रखा गया है, अर्लियर गंगा। लेकिन गंगा की जो ये ट्रिब्यूटरी है जो यहां पर जा रही है, बांग्लादेश में एंटर हो रही है, राइट। थोड़ा अगर इसे मैं जूम करके दिखाऊं आपको, सो यहां पर आप देख रहे हैं, राइट। सो एक ट्रिब्यूटरी इस तरीके से बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल जा रही है और हुगली में एंटर की जा रही है, ठीक है, और फिर आप बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कैलकाटा उसके थोड़ा सा नीचे बना हुआ है। लेकिन ये जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बाउंड्री है ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। आप देखते हैं कि गंगा का एक एक्सिस जो है ये पद्मा में जाकर मिल रहा है, यानी कि गंगा पद्मा में भी बह रही थी और ये एंट्री हो रही थी। उससे पहले बंगाल में सिर्फ ये नदी ऊपर से आ रही थी। यहां से आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट, तो सिर्फ ये ऊपर से आ रही थी। ब्रह्मपुत्रा के चैनल से होते हुए पद्मा जो है वापस बंगाल में ड्रेन होकर आती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, गंगा, मेघना, ये सब मिलके बंगाल को, बांग्लादेश को ड्रेन कर रही थी। ये प्रोसेस काफी लेट हुआ। ये प्रोसेस बहुत पहले से नहीं चल रहा है, हमेशा से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट ये आपको ज्योग्राफी के क्लासेस में भी नहीं बताया जाएगा, जो शायद आप हिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, इसे हिस्टोरियंस कह रहे थे सेडिमेंटेशन ऑफ बंगाल, सेडिमेंटेशन इन गंगा इन बंगाल। और ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस एक्चुअली चला बिटवीन 1548 टू 1779, यानी कि गंगा हुगली के साथ साथ बांग्लादेश की पद्मा में भी बहने लगी बिटवीन दिस टाइम पीरियड। इतना टाइम लगा गंगा को ईस्टवर्ड जाने में और टुवर्ड्स द ईस्ट जाने में, ठीक है। सेडिमेंटेशन एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें यह होता है कि जब नदी जो है अपने आप को ड्रेन करती है ओशंस में, तो वो साथ ही साथ सेडिमेंट्स भी वहां पर जमा कर देती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे और फिर नदी जो है ड्रेन करने के लिए उसका माउथ चोक हो जाएगा। तो होता क्या है कि नदी अपना रास्ता बदल लेती है, थोड़ा सा और साइड से बहने लगती है। ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस ओवर द ईयर्स ये होता है कि जहाँ से नदी जो है एक ज़माने में ड्रेन होती थी, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो या अरेबियन सी में ड्रेन हो, वो अपना रास्ता थोड़ा बहुत बदल लेती है।
ठीक है, जिसे नेचुरल रिवर शिफ्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। गंगा भी अपने रास्तों को बदल रही थी और ये टाइम पीरियड था 1540 से लेके 1779 तक के बीच में। इससे क्या मतलब होता है, राइट? आप ये पूछ रहे होंगे कि इससे क्या मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में मुस्लिम्स आ रहे थे। इससे बंगाल यानी कि जो आज का बांग्लादेश है वो मेजर इंडिया से जुड़ रहा था। ठीक है, इस चीज को देखिए, ये नॉर्थ इंडिया है। इस नॉर्थ इंडिया में इस समय मुगलों का शासन है और जो गंगा और यमुना का एक्सेस है, मुगल्स के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज इसी एक्सेस पर है। दिल्ली, आगरा यमुना पर है। ठीक है, गंगा में प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ मुगल्स। सो प्रयागराज हो, दिल्ली हो, आगरा हो, ये सब कनेक्ट हो रहे हैं और गंगा के रास्ते आप बोट्स के रास्ते कहाँ जा सकते हैं? पटना जा सकते हैं, पटना से आप हुगली जा सकते हैं और उसी के साथ साथ आप बांग्लादेश में भी एंटर हो सकते हैं। वो एरिया जहाँ पर घने जंगल थे, वो एरिया जहाँ पर बहुत सारी बारिशें होती थी, वो एरिया जहाँ पर बहुत घने मैंग्रोव्स हुआ करते थे, अब नॉर्थ इंडिया से जुड़ चुके थे थ्रू नेविगेशन चैनल्स। और ये बांग्लादेश में एक कल्टीवेटर क्लास ऑफ मुस्लिम्स को जन्म दे रही थी, जिसको अब मुगल सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पैराडॉक्स है कि बख्तियार खिलजी 1204 में ही बंगाल में आते हैं, लेकिन 1630 तक वहां पर मुसलमान नहीं दिखते हैं। ये पैराडॉक्स यहां पर आके सॉल्व होता है बिकॉज गंगा एंट्री दे रही थी पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को बांग्लादेश में जाने का। उससे पहले आप बांग्लादेश में नहीं जाते थे, आप बंगाल के सिर्फ वेस्ट बंगाल प्रांत में रहते थे। ठीक है, और उस साइड जाने के लिए आप छोड़ देते थे कि ठीक है वो जंगल झाड़ है, जाने दो। यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इवन एंशियंट टेक्स्ट जो आपको पुराने ढाका या पुराने बांग्लादेश के एरियाज के बारे में बात किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ताम्रलिप्ति पोर्ट जो बांग्लादेश के एकदम एंड में है, वो अशोक के टाइम पे यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद नहीं यूज किया गया। मिडीवल इंडिया में नहीं यूज किया गया, सीधा मुगल इंडिया उसे यूज कर रही थी, तामलुक को, जातिया को, तो बाद में यूज किया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ, राइट? कल्टीवेटर क्लास आ रहा था। ये जो रिसर्च जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो रिसर्च ज़्यादातर किया गया है बाय प्रोफेसर रिचर्ड ईटन। और प्रोफेसर रिचर्ड ईटन ये बताते हैं कि ईस्ट बंगाल में इस समय दो चीज़ें जन्म ले रही थी। एक था चावल की खेती और दूसरा था इस्लाम, और दोनों ही एक साथ जन्म ले रही थी कि जहाँ जहाँ पर चावल की खेती होती थी वहाँ वहाँ पर इस्लाम जन्म लेता था। कैसे? मुगल्स ने लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया ढाका के एरिया में, मायमन सिंह के एरिया में, मिदनापुर के एरिया में। ठीक है, यानी कि जहां पर भी बांग्लादेश की घने जंगल्स थे वहां पर उन्होंने लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया उन किसानों को जो नॉन अशरफी हैं। इनफैक्ट अशरफी किसान और वेस्ट बंगाल के हिंदूज वो हल छूना पसंद नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि ये कल्टीवेटर्स का काम है, ये ज़मींदारों का काम नहीं। तो जो खिलजीज थे, जो लोदीज थे, जो अफगानीज थे, वो भी खेती नहीं करते, और ना ही जो वेस्ट बंगाल के ज़मींदार भद्र लोग थे वो भी खेती नहीं करते थे। वो ज़मींदार थे तो वो खेती करवाते थे। तो ऐसे लोग जो खेती करना चाहते हैं और जो सस्ते में ज़मीन जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उन्हें ईस्टर्न बंगाल भेज दिया जाता था जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल झाड़ है, और उन्हें लैंड ग्रांट्स दिया जाता था बहुत सस्ते में। लैंड ग्रांट्स में उनका काम क्या था कि वो कल्टीवेशन करें, जंगल झाड़ को पहले क्लियर करें, काटें और फिर कल्टीवेट करें। किसकी कल्टीवेशन करें? भाई वहाँ पर पद्मा है, मेघना है, गंगा है, दुनिया भर की नदियाँ हैं, वाटर टेबल जो है काफ़ी ऊपर है, प्लस बाउंटीफुल वाटर है, तो आप वेल्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस कर सकते हो, धान की खेती कर सकते हो। आप बेसिकली धान की खेती कर रहे थे। सो लैंड ग्रांट्स वाज ऑफन कंपनीड बाय मॉर्स बिल्डिंग, कि आपको लैंड ग्रांट दे दिया है, ठीक है, आपको एक खेती दे दी है, उस एरिया को आपने क्लियर किया। अब उस एरिया को हैबिटेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप मॉस्क बना देंगे। तो आपने बीच में एक मॉस्क बना दिया, एक मस्जिद बना दी। मस्जिद कोई बड़ी सी नहीं बनती थी बिकॉज वो काफ़ी गरीब किसान हुआ करते थे, गरीब मुसलमान हुआ करते थे जो ये खेती करते थे। तो बैम्बूज की मॉस्क बनती थी, बैम्बूज थैच्ड रूफ की मॉस्क बनती थी,
और उसके आसपास फील्ड्स हुआ करते थे। तो बीच में मॉस्क और उसके आसपास फील्ड्स, बीच में मॉस्क उसके आसपास फील्ड, और ये सारे फील्ड्स आपको ज़्यादातर दिखेंगी राइस की। एक और इंडस्ट्री इसके साथ आ रही थी और वो थी शुगर मेकिंग, सॉरी पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। द वर्ड्स लाइक कागज, मुगल्स की सबसे बड़ी पेपर मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो इसी जगह से आ रही है, ओके, बंगाल से ही आ रही है और इसी टाइम पर भी आ रही थी। तो कागज, कलम, जो आप ये शब्द यूज करते हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं मुगल इंडिया से आ रहे हैं, बिकॉज एक सबसे बड़ी बैम्बू पल्प से बनने वाली पेपर मेकिंग इंडस्ट्री का जन्म इंडिया में मुगल्स कर रहे थे और वो जन्म बांग्लादेश से हो रहा था, आज के प्रेजेंट ईस्टर्न बंगाल से हो रहा था। तो दिस वाज हैपनिंग, ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, बांग्लादेश में या बंगाल में, क्योंकि उस जमाने में तो बांग्लादेश था नहीं, तो बंगाल में जो इस्लाम प्रैक्टिस की जा रही थी वो वैसी इस्लाम नहीं थी जो बाकी के देश में प्रैक्टिस की जा रही थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बंगाल में जो मुसलमान थे वो अशरफी मुसलमान नहीं थे। वो मुसलमान थे जिन्हें ट्राइबल्स को कन्वर्ट करके भेजा गया, या बहुत लोअर क्लास या लोअर कास्ट हिंदूज थे जो शायद कन्वर्ट होना चाहते थे, सो दैट दे कुड गेट लैंड ग्रांट्स, कि आप कन्वर्ट हो गए तो आपको लैंड ग्रांट मिल जाएगा, आपको ज़मीन मिल जाएगी, आप खेती कर सकते हैं। तो एक तो नॉर्थ इंडियन मुगल मुस्लिम्स ने भी उन्हें अपने धर्म में वेलकम नहीं किया, बिकॉज वो एक रेशियल सेग्रीगेशन मेंटेन कर रहे थे कि आप अशरफी नहीं हो, आप दूर रहो। तो वेस्ट बंगाल या आज के प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने इस्लाम को थोड़ा सा अलग प्रैक्टिस करने की शुरुआत की, जिसको कहते हैं कल्टिक इस्लाम, यानी कि एक कल्ट के पीछे इस्लाम था, कि द कल्ट्स ऑफ पीर्स एंड शेखजादास इंक्रीज्ड इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। तो वहां के मुसलमान अल्लाह के साथ साथ एक पीर को मानना बहुत जरूरी समझते थे, कि एक कोई लोकल पीर होगा, एक कोई लोकल गुरु होंगे शायद, जिनकी मज़ार होगी और उस मज़ार के आसपास जो है फील्ड्स होंगे, और उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जो उन्हें प्रेरणा दे रहा हो या लोकल कल्टीवेटर को प्रेरणा दे रहा हो। ये बात हमें कैसे पता चलती है? फॉर एग्जाम्पल, एक किताब है शेख सा बुद्धोया, शेखासा बुद्धोया, मीन्स ये एक जिसे कहें मंगलचरण की ट्रेडिशन वाली किताब है। मंगलचरण एक पोइट्री का ट्रेडिशन हुआ करता था बंगाल में, जहाँ पर शक्ति और शक्ति के साथ साथ शिव की पोएम्स लिखे जाते थे, और मंगलचरण के हिसाब से ही शेखासु बुद्धया जो है वो एक किताब लिखी गई, एक पोएम लिखा गया अबाउट वन पीर शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी। तो शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी, जिसकी पट्टचित्र पे या पट्टा पे स्क्रोल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज आप देख सकते हैं कि चंडी की पूजा जो होती है, दुर्गा की पूजा जो होती है बंगाल में, इसी प्रकार के शेर के ऊपर रख के होती है। तो मुस्लिम्स भी उस चीज़ से प्रभावित होकर अपने पीर की पूजा जो है उसी प्रकार के शेर के ऊपर रखकर कर रहे थे। सो दिस वॉज अ प्योरली इस्लामिक टेक्स्ट। बट इस कहानी में क्या है? इस कहानी में ये है कि शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी जो है वो लक्ष्मण सेना के पास में आए। लक्ष्मण सेना जो 1204 में सेना डायनेस्टी के लास्ट सेना रूलर के तौर पर हुए, और वो गंगा पर चलकर आते हैं, मतलब उनके मिस्टिकल पावर को बताया जा रहा है। वो गंगा पर चलकर आते हैं, लक्ष्मण सेना के पास आते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर लोगों का अटैक होने वाला है, टर्किश लोगों का अटैक होने वाला है, या घुरीद्स का अटैक होने वाला है, मोहम्मद घोरी के लोगों का अटैक होने वाला है। तो आप उस अटैक से अगर बचना चाहते हैं तो आप मुझे जगह दीजिए। लक्ष्मण सेना इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो ढाका के एरिया में या बांग्लादेश के एरिया में जहाँ पर बहुत घना जंगल है वहाँ पर इनको जगह देते हैं। शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी जाते हैं, उस एरिया को हैबिटेबल बनाते हैं, उस एरिया में मॉस्क बनाते हैं और फिर वहीं पे रहने लगते हैं। फिर जब उनका देहांत होता है या उनकी शहादत होती है तो फिर वहाँ पर उनकी कब्र बनाई जाती है या मौज़लेम बनाया जाता है, और उसके आसपास में आपको फील्ड दिखेगा। नाउ हाउ मच ऑफ इट इज़ अ फिक्शनल हिस्ट्री और नॉन फिक्शनल हिस्ट्री, इसमें कितना सत्य है या नहीं सत्य है, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू डू समथिंग विथ यूलोजाइजिंग ऑफ द पीर्स, कि पीर्स की मिस्टिकल पावर्स या मैजिकल पावर्स को बढ़ाने की भी परंपरा रही है, और ऐसे बहुत सारी किताब।
लेकिन इससे आपको ये पता चलता है कि वहाँ की जो कल्टीवेटर क्लास थी बांग्लादेश की, या आज के प्रेजेंट डे बांग्लादेश की या बंगाल की कल्टीवेटर क्लास थी, वो ऐसे पीर्स को पूजने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी एज कंपेयर टू द मेन इस्लाम विच इज़ फॉलोड इन सुन्नी सेक्ट इन इंडिया, जहाँ पर ज़्यादातर देखिए पीर्स और मुरीद की कहानी जो है वो सूफीस्ट इस्लाम में होती है, सूफिज़म में होती है। जो शरीयत वाले इस्लाम को मानते हैं वो सूफिस्ट को भी उतना नहीं मानते हैं, वो सूफिज्म को भी इस्लाम के खिलाफ जाने वाले कल्ट के तौर पर मानते हैं। तो जो ट्रेडिशन ऑफ पीर्स है और मुरीद है, उन्हें कहा जाता था इस्लाम में बेशारा, यानी कि शरीयत के बाहर जाकर काम करने वाले लोग, ठीक है, कि जो शरीयत के हिसाब से किसी व्यक्ति की पूजा नहीं हो सकती इस्लाम में। लेकिन सूफिज़म में पीर्स की बहुत ज़्यादा नुमाइश होती है, पीर और मुरीद का ट्रेडिशन होता है। उसी तरीके से बंगाल के मुसलमान जो लोअर क्लास कल्टीवेटर मुसलमान थे वो पीर्स को तो मान रहे थे, उतना ज़्यादा मॉस्क को नहीं मान रहे थे जितना ज़्यादा पीर को मान रहे थे। लेकिन आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस पॉइंट कि उन्हें ऐसे आइकोनोग्राफ्स की ज़रूरत थी, उन्हें ऐसे सिंबल्स की ज़रूरत थी जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके या एक हिम्मत दे सके कि हाँ, आप इस जंगल झाड़ में आकर इसे क्लियर कर प्रैक्टिस कर सकते हैं इस्लाम, या अपने पीरी मुरीदी ट्रेडिशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो अशरफी मुस्लिम्स नहीं करते थे। और ये कल्चरल डिस्कनेक्ट बंगाल के मुसलमान और इंडिया के अन्य मुसलमानों के बीच में हमेशा रह गया। अब आते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड पे, कट टू द मॉडर्न टाइम पीरियड। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी पाकिस्तान की एक बड़ी गलती की वजह से हुआ कि वो बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान को एक समझते थे। I always say it in my class that religion is not a dividing force in India. People wear culture on their sleeves and not religion. हमें ये लगता है कि रिलीजन ही सबसे बड़ा एक डिवाइडिंग फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंगाली मुस्लिम एक बंगाली हिंदू से ज़्यादा कल्चरली क्लोज है, ना कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम से, राइट? सो पाकिस्तानी मुस्लिम्स पंजाबी बोलते थे। जनरल याह्या खान या शाहनवाज भुट्टो, इन्होंने सोचा कि बंगाली मुस्लिम्स भी, या जिन्ना ने भी सोचा होगा कि बंगाली मुस्लिम्स पाकिस्तानी मुस्लिम्स जैसे ही होंगे, पंजाबी मुस्लिम्स जैसे ही होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? बट नहीं, बहुत फ़र्क पड़ रहा था। ये कल्चरल डिस्कनेक्ट था और बंगाल के ऊपर, बंगाली मुस्लिमों के ऊपर उर्दू थोपी जाने लगी जो उन्हें पसंद नहीं थी। बहरहाल ये सबसे बड़ा रीज़न था। एंड ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, जैसे मुगल्स अपने आप को अशरफी मानते थे, वैसे पाकिस्तानीज़ भी अपने आप को अशरफी मानते थे। और वो शेख मुजीबुर रहमान जैसे लोग जो बांग्लादेश के मुसलमान थे, उन्हें ज़्यादा पॉलिटिकल पावर देने में भी बिलीव नहीं करते थे। तो जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को ज़्यादा सीटें मिलने लगी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, तो वो घबरा गए और उन्होंने सोचा कि इनके पॉलिटिकल पावर को भी ख़त्म करना चाहिए। बांग्लादेश का वॉर होता है, महज जो भी कारण थे होता है, लेकिन इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम की चीज़ बनी। प्रॉब्लम की चीज़ इसलिए नहीं बनी कि पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे लिए एक अच्छी बात थी that we were able to cut the fallacy of Islamic nationalism और द फैलेसी ऑफ पाकिस्तानी नेशनलिज्म, कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बन रहा था। और ये एक धारणा को ही बांग्लादेश के क्रिएशन ने रद्द कर दिया कि जिन्ना मुसलमान के नाम पर बांग्लादेश के साथ भी न्याय नहीं कर पाए। ऑपरेशन सर्च लाइट जो पाकिस्तानी जनरल याह्या खान के अंदर हुआ, वहाँ पर एक रात में 70,000 मुसलमानों को ही मार दिया जाता है अलॉन्ग विथ हिंदूज। तो ये धारणा तो बिल्कुल गलत हो गई। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ वेस्ट बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में एंटर कर गए बांग्लादेश के साथ से। सो ईस्ट पाकिस्तान के तरफ से मार्च के महीने में 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट होती है और वहाँ से मास रेफ्यूजीज़ हमारे वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, आसाम में एंटर करते हैं। हमें रेफ्यूजीज़ को शरण देनी थी बिकॉज़ वहाँ पर एथनिक क्लींजिंग हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, मास मर्डर्स, रेप्स हो रहे थे। इंडिया कुड नॉट से नो टू द रेफ्यूजीज़। अब ये रेफ्यूजी क्राइसिस जो है हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनी, डेमोग्राफिक क्राइसिस बना,
जिसके वजह से आप देखते हैं कि सीएए का जो एक्सरसाइज हो रहा था बंगाल में, वहाँ पर भी, और आसाम में, वहाँ पर भी जो पॉइंट रखा गया सीएए के एक्सरसाइज का कि कब से देखा जाएगा कि बाहर से लोग आए हैं, वो 1971 से देखा गया था। लेकिन बाहर और अंदर क्या है, ये एंशिएंट इंडिया का काम नहीं है। एंशिएंट इंडिया में इंडिया एक बड़ा पार्ट हुआ करता था, जिसमें आज का प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल भी आता है, आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश भी आता है, आसाम भी आता है, इवन पार्ट्स ऑफ म्यांमार भी आता है। सो आई होप कि इस एक्सरसाइज से आपको पता चला होगा, इस लेक्चर से आपको पता चला होगा कि बांग्लादेश के हों या बंगाल के मुस्लिम्स हों, वो कैसे आ रहे थे। हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर भी है, कि वहाँ से भी बहुत सारे लोग इन्फ्लक्स होकर आ रहे थे, और शायद अब इस बात को तय कर पाना बहुत ही नामुमकिन है कि कौन बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं और कौन वेस्ट बंगाली मुस्लिम्स हैं या कौन आसाम के मुस्लिम्स हैं। ये कल्चरल डिस्कनेक्ट जो है शायद एंशिएंट इंडिया में एक था, जो सारे के सारे मुस्लिम्स जो थे वो एक थे। फॉर एग्जांपल मिडीवल इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में तो था ही नहीं। सो मिडीवल इंडिया में आप देखते हैं कि वहाँ पर कल्टीवेटर क्लास के तौर पर मुस्लिमों का आगमन होता है, और इसके बाद यही चीज़ म्यांमार में कुछ सालों पहले रोहिंग्या क्राइसिस में हुई, कि म्यांमार में भी जो रोहिंग्यास थे वो भी कल्टीवेटर क्लास ऑफ मुस्लिम्स थे, जो लोअर क्लास थे, और उन्हें वहाँ की एथनिक बुद्धिस्ट पॉपुलेशन प्रोसिक्यूट कर रही थी, और फिर वो भाग के जो है वो बांग्लादेश और इंडिया की तरफ आते हैं, जो आज भी रिफ्यूजीज के तौर पर इंडिया में बहुत जगहों पर रह रहे हैं। सो आई होप विद दिस एक्सरसाइज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश के, इंडिया के वेस्ट बंगाल के, इवन पार्ट्स ऑफ आसाम के मुस्लिम्स अपनी ओरिजिन कैसे देखते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ दिस concept was taken from the essays written by Richard Eaton. So if you are interested in it, I will also share that essay with you. It's a longish essay that will help you understand the processes much better. संदेश खली में जो वायलेंस हो रहा था, शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में ये देखकर समझना ज़्यादा आसान होगा। Coming again to the P2I batches, please remember 26th February से this batches is starting, but at the same point of time, अगर आप optional में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शनल्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आप सिलेक्ट करिए, वी हैव दैट ऑप्शनल विद अस। मेक श्योर दैट यू यूज़ द कोड ASHLIVE। मेक श्योर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कोर्स क्यों ले रहे हैं, इसका क्वेश्चन अपने आप से करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे स्टडी IQ के वेबसाइट पर ही जाते हैं, फिर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मिलते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है तो फ्री में बुक्स के बुक्स जो हैं हम लोगों ने सेटअप किए हैं, पॉलिटी पढ़ना है तो बुक्स के बुक्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन। बट सवाल ये नहीं है कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल सबके पास अवेलेबल है। सवाल ये है कि उस मटेरियल को आप यूज़ कैसे करते हैं। यू हैव टू राइट आंसर्स, यू हैव टू डेलिबरेट एंड डिस्कस। ये सारी चीज़ें क्लासेस में होती हैं। आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, टेस्ट सॉल्विंग, ये सब कुछ आपको इसी बैच में मिलता है, इसी सब्सक्रिप्शन में मिलता है। So please use the code ASHLIVE. Make sure that you don't just keep material with yourself. You also deliberate. Classes में discussion करें, deliberation करें, questions पूछें. Because जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं, आप questions नहीं पूछ पाते। ऐसे discussion से आप question पूछते हैं, right? If you have any more suggestions and questions regarding this video or anything which is related to UPSC preparation, you can join the Telegram channel that I have. I'll be more than happy to guide you. Any suggestions and any corrections or any kind of feedback is most welcome again on the Telegram channel that I have. I'll be more than happy to join you in the classes. I particularly take history and I hope that I'll see you in the class very soon. Thank you for watching it. Keep learning. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।